नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। उनकी पहली रैली बीदर के हुमनाबाद में हुई, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पीएम ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं पीएम पद का उम्मीदवार बना था। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को जो संदेश दिया है, इस बार बीजेपी की सरकार यहां पर जरूर बनेगी। आप भी सुने। बीदरी आर्ट की दशकों तक सेवा करने वाले साथी शाह रशीद अहमद कादरी को पद्म पुरस्कार मिला। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सिर्फ हताशा दी थी, निराशा दी थी। भाइयों और बहनों, बीदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तीर्थस्थली है। गोराटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। गोराटा में किसानों के बलिदान को कांग्रेस ने भुला दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक नाराज ना हो जाए। वहां जो शहीदों का स्मारक पत्थर था, उससे भी जो धूल सफाई का काम, ये भी बीजेपी ने किया। भाइयों, अब तो दर्जनों बलिदानियों को समर्पित शहीद स्मारक वहां बन गया है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। साथियों, अस्थिर सरकार, जोड़ तोड़ से बनी सरकार के दुष्परिणाम कर्नाटका ने बहुत भुगते हैं। एक अस्थिर सरकार का फोकस लोगों की सेवा पर नहीं होता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के मुखिया ने माना था कि वो कांग्रेस की दया पर चल रहे हैं। जेडीएस की जवाबदेही कांग्रेस के प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति नहीं है। ये जो उनका सत्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गंवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई, 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई, ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त,
आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा, दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है, और ज्यादा सेवा करनी है। पूरी दिल्ली को आपकी सेवा के लिए मुझे लगाना है। इस बार फिर एक बार कर्नाटका को तेज विकास के लिए पूर्ण बहुमत की, ये मेरे शब्द याद रखिए, पूर्ण बहुमत की स्थायी और मजबूत बीजेपी सरकार चाहिए। गोरखपुर में चिकित्सक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि योग्य और व्यवहारिक नेतृत्व गोरखपुर का विकास संजोएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते देश और प्रगति यात्रा पर तेजी से बढ़ते उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ने भी विकास की नई पहचान बनाई है। गोरखपुर में हर वक्त विकास हो रहे हैं जिसकी आकांक्षा यहां के नागरिकों ने की है। आज देश के अंदर एक विश्वास बढ़ा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक रिफॉर्म हुए हैं। दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ने से आज वैश्विक बाजार भी भारत के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। इसका प्रभाव भारत की प्रति व्यक्ति आय पर, भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर बढ़ा है। और अगर इस दृष्टि से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25 साल 30 साल पहले क्या स्थितियां थी। गुंडा टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। नगर निकाय में अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा बोर्ड रहेगा तो तेजी के साथ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे,
स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा नहीं, आएगा भी तो उस बंदर पांठ हो जाएगा। बंदर पांठ से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में भी बने, जिससे ईज ऑफ। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हुई एफआईआर के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर के बाद विवेचना करने वाली अथॉरिटी अपना काम करती है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी शालिनी कनौजिया के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। मौर्य समाज बाहुल्य बस्तेपुर में आयोजित सभा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश समेत रायबरेली में भी कमल खिलने जा रहा है। हो चाहे बुंदेलखंड हो, चारों तरफ रोहेलखंड हो, चारों तरफ कमल खिल रहा है। हम रायबरेली नगर पालिका भी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और यहाँ जनता के आशीर्वाद से शालिनी कनौजिया जी जीतेंगी और जो विकास का कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह मुझे विश्वास है कि भारी मतदान होगा। और 13 मई को जो मैं एक नारा हर जगह लगा रहा हूँ, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, यह जनता के आशीर्वाद से सफल होगा। और भाजपा वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज, और कर्ज को विकास करके। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी है। इसी के साथ अदालत ने उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला साल 2005 में हुए बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित है। ये वारदात मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दी गई थी। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो केस दायर किया गया है उसमें शनिवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है। यही वजह है कि उन्हें आज राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। बता दें कि सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आज जब सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 8 मई को होगी। लोकसभा चुनाव करीब आते ही विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ले ली है। यही वजह है कि वे लगातार विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वो सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, वो पीएम फेस नहीं बनेंगे। नीतीश का कहना था कि मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मुझको चेहरा नहीं बनना है, सिर्फ मिलकर काम करेंगे। का तो खाली छपवे करता है, इसलिए हम सब पर नहीं ध्यान देते हूँ क्या बोलता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई घटना होती है तो उन सब चीजों को देखा जाता है। और अभी हाल में 2 जगह जो हुआ तो आपको पता है ना कि उन सब जगहों पर कितना ज्यादा कार्रवाई हुई है। एक एक चीज पर होता है और इसके अलावे कहीं पर कोई और घटना होगी तो उस पर हमारे यहाँ पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है। और उसी को कहा गया है कि एक एक चीज को देखिए और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक आउटरीच कार्यक्रम के साथ
गति प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू करने की संभावना थी, जिसमें राज्य भर में 6 दिनों तक रोड शो और रैलियां शामिल हैं, जो 7 मई तक जारी रहेंगी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। इस बीच पीएम मोदी के खिलाफ अपनी जहरीली सांप वाली टिप्पणी पर विवाद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांग ली है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है, अगर इसका गलत अर्थ निकाला गया है और किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं इसके लिए विशेष खेद व्यक्त करता हूं। आप भी सुने। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ. कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी सरकार किसानों को लेकर कई दावे करती है, मगर धरातल पर ये दावे सिर्फ कागजी दावे हैं। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर कहा कि होली के समय जब ओलावृष्टि हुई थी तो मैं खेतों पर था और मुख्यमंत्री होली मना रहे थे। मैंने अपील भी की थी कि होली मनाना बंद करो। कुणाल ने कहा कि सरकार ने कहा कि सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। को आपने उनको देखा नहीं, फसलें निकले 1-1 महीना हो चुका है, आपने सर्वे कराए नहीं किस चीज से और किसको मुआवजा दे रहे हो, कि आप शहर के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हो कि किसान के लिए हम इतना कर रहे हैं और किसान के नाम पे लूट के पैसे को, इस लूट के पैसे को रख के विधायक खरीदने का काम कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जेबों में डालने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, सरकार के मैं रोज देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी लिख क्या रहे हैं, तो लिखते हैं कि किसानों को मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसमें 32,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा राशि दिया जा रहा है। कब तक किसको दिया जा रहा है, आज तक इस सवाल को बताते नहीं है। राहत राशि के अलावा फसल बीमा भी दिलवाएंगे। फसल बीमा में मुख्यमंत्री ने एक काम कहा कि किसान की तरफ से बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी। मेरा निवेदन है सरकार से, आप अगर 160 करोड़ की राशि डालने की बात करते हो तो कितने किसान आते हैं 32,000 रुपए हेक्टेयर से? 20,000 किसान। कितने किसान इस मध्य प्रदेश के अंदर है? आप सीधी दलाली मध्य प्रदेश और देश की बीमा कंपनियों की ये सरकार करने का काम कर। 30 अप्रैल को रेडियो पर प्रसारित होने वाले पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने की तैयारी बीजेपी ने पूरी तरह से कर ली है। इस रेडियो प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन के एक बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। मन की बात के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर मन की बात को सुना जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम में 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिल्ली में कालका जी के एक बूथ पर रहने वाले हैं, उनका कार्यक्रम आ गया है। सीएम साहब भोपाल में रहेंगे, पीपुल्स मॉल में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम है, तो हमारे भोपाल में भी देखें तो हमारे
6 विधानसभाएं, 6 विधानसभाओं में 100 कार्यक्रम होने वाले हैं और उसमें हर एक जगह हर कोई ना कोई यूनिक और विशेष कार्यक्रम है। ये तो एक ही समय रहता है, बस नहीं, ये तो कार्यक्रम मन की बात का ही कार्यक्रम है बस। विधानसभा में भी 100 कार्यक्रम हम लोग 100 से अधिक लोगों के कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, निगम मंडलों के अध्यक्ष हैं और उसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी हैं और पूरे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हैं, ये सभी अपने स्तर पर वार्ड में भी बड़े कार्यक्रम कर इन कार्यक्रमों को, मन की बात के कार्यक्रम को आम जनों के साथ सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नीचे तक पहुंचा रहे हैं। और भोपाल जिला लगातार प्रत्येक बूथ पर बूथ विस्तार योजना में अपने बूथों का गठन कर चुका है और इसको हम लोग संगठन ऐप के माध्यम से भी कार्यकर्ता डाउनलोड कर मन की बात के कार्यक्रम को अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को वहां भी अपलोड कर रहे हैं। तो भोपाल जिले के कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको राघवेंद्र जी ने बता ही दिया। सबसे बड़ा कार्यक्रम ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के वहां पे जो बहनें हैं उनके साथ भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इन्हीं बहनों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और आदरणीय कृष्णा गौर जी जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे की, उनके साथ इस कार्यक्रम को और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।